चलो तलत शुरू करें फिर। तलत कौन है अब? तुम क्या लाई हो तलत? करेले कीमा। तुम क्या लाई हो तलत? करेले कीमा। चलो शुरू करो। रेडी? हाँ, आई एम रेडी। ऑल सेट? ऑल सेट। ओके। हाय, दिस इज एहसन अतीक हाय, दिस इज अरसलान खान एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। जी, हम जैसे कि आपके लिए हर ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन। मीनिंगफुल के साथ वापस आते रहते हैं। हाँ जी। सो इस वीक भी हम आपके पास ढेर सारी स्टोरीज लेकर वापस आए हैं मीनिंगफुल के लिए। सो शैल वी स्टार्ट? हाँ, मेरा ना दिल कर रहा है कि मैं ना ट्यूसडे से थोड़ा इसको एक दिन और पीछे ले आऊँ। मंडे ब्लूज। द प्रॉब्लम इज कि जब तक हम अपना ये सैटरडे को रिकॉर्ड करा के फारिग फुरुख होके बैठ जाते हैं, बीच में कुछ न्यूज़ पुरानी हो जाती हैं और फिर उन पे बहुत सारे लोग बातें कर लेते हैं और फिर ऐसे में फील होता है कि शायद हमने उनको कॉपी किया है या जबकि हम तो बहुत पहले का रिकॉर्ड करा चुके होते हैं। सो मुझे लग रहा है कि हम इसका टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि शूटिंग से जल्द से जल्द अपलोड हो जाए कम से कम टाइम में। ओके। सो क्या होता है मीनिंगफुल में, जो लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आपको एहसन बताएंगे। जो लोग हमें फर्स्ट अपार्ट फ्रॉम एहसन की एक्टिंग, दिस ये यहाँ से न्यूज़ आ रही है, वहाँ से न्यूज़ आ रही है। मीनिंगफुल में बेसिकली हम बात करते हैं, आपके लिए कुछ लेकर आते हैं पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ आपके लिए हॉट टॉपिक्स, कुछ गॉसिप्स, कुछ स्टोरीज। सो इस वीक भी हम आपके पास कुछ ढेर सारी स्टोरीज लेकिन सिर्फ कभी कभी हम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट तक नहीं रहते, कोई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे Across the पाकिस्तान border भी लेकर आते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर ऐसी न्यूज़ जो कि हमारे पाकिस्तानियों को भी इफेक्ट करती हैं, तो फिर हम उन न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा न्यूज़ आप कहाँ से लेके आएंगे आज? सबसे पहले हम न्यूज़ लेकर आते हैं कुछ पास्ट वीक से, क्योंकि हम इस स्टोरी को डिस्कस करना चाह रहे थे, बट समहाउ बीच में कुछ इस तरह की स्टोरीज आ जाती हैं कि ये स्टोरी हमेशा रह जाती है, बट नाउ वी मेक श्योर कि हम इस स्टोरी को लाजमी डिस्कस करें क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो स्टोरी लेके तो आए आप। लार होना सबसे पहले स्टोरी है, ये पाक आर्मी के एक प्रोजेक्ट की तरफ से है जी। सो इस स्टोरी को हम बड़ी अकीदत से यहाँ पे लेकर आते हैं। हाँ। ये बेसिकली स्टोरी है एक नई टेलीफिल्म, एक है निगार की, जो कि ARY पे कुछ वीक्स पहले रिलीज हुई जी। और टेलीफिल्म में हमें नजर आई माहिरा खान और उनके साथ थे बिलाल अशारी और उनके साथ वेरियस आर्टिस्ट Various भी, artists। काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे। हाँ। बहरहाल सबसे स्पेशल बात इस प्रोजेक्ट की ये थी कि ये ARY एंड ISPR के कोलैबोरेशन से बना था और जी। जो टेलीफिल्म की स्टोरी थी जी। वो बेसिकली जनरल सर्जन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट जनरल First- सर्जन ऑफ पाकिस्तान, Lieutenant लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान निगार जौहर के ऊपर थी। फर्स्ट So, वुमेन। हाँ, हाँ, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ बार बार, माफ कीजिएगा। हाँ, उनके ऊपर ये स्टोरी थी और उनकी लाइफ के जो पैटर्न्स थे उनको फॉलो करते हुए उनकी लाइफ का बारे में ये दिखाया। उनके लाइफ के जितने पहलू थे, हाँ जी, लाइफ के जितने पहलू थे वो सारे उस स्टोरी के अंदर हमें नजर आए, उस शॉर्ट फिल्म के अंदर हमें नजर आए। सो ये स्टोरी बहुत सारे लोगों ने देखी भी है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कुछ मिक्स कमेंट्स आ रहे हैं। सो हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी? सो पर्सनली मुझे तो एक है निगाह बहुत पसंद आई है। इसके जो डायरेक्टर हैं अदनान सरवर, इससे पहले वो 2 बायोपिक्स बना चुके हैं, एक है शाह एंड सेकंड इज मोटरसाइकिल गर्ल, और अब मेरे ख्याल में वो इतने कह लीजिए कि एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि वो बायोपिक्स बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। अगर मैं इस स्पेसिफिक उसकी बात करूं, शॉर्ट फिल्म की बात करूं, कि जब वो दिखाते हैं 70s या 80s का दौर होता है, जब वो उसके बचपन की चीज़ें दिखाते हैं, जब उसके लड़प्पन की चीज़ें दिखाते हैं, तो उस ज़माने में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो भी उस ज़माने से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि उस एक स्पेसिफिक सीन की, जब माहिरा की बर्थडे हो रही होती है सेलिब्रेट, तो अगर तुम उसमें केक देखो तो केक भी उस ज़माने के हिसाब से है, और इसके अलावा ओवरऑल जो कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं वो सारी वही है। और सबसे स्पेशल जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब निगार और जोहर की शादी भी हो रही होती है और उसमें पीछे जो उन्होंने टेंट लगाया हुआ होता है वो भी उन्होंने इंश्योर किया कि वही उसी दौर का दिखाया जाए। फिर एक और चीज़ जो मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, वो था उसकी शादी पे उसके जोड़े की बारे में, क्योंकि उसमें वो जो काम हुआ है और वो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी उस दौर वाली हैं। करेक्ट। और एक और चीज़, उस शादी से रिलेटेड ऐसा लगता है जैसे मैंने सिर्फ वो शादी ही देखी है, ऐसा नहीं है। उस शादी में आपने देखा होगा कि पहले जब ये स्टेज लगते थे तो किसी के भी घर का फर्नीचर उठा के रख देते थे कि दूल्हा दुल्हन के लिए, तो उन्होंने इस चीज़ को भी इंश्योर किया। सो मेकिंग वाइज तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाई है, और इसके अलावा अगर हम उसको ओवरऑल देखने के हिसाब से देखें तो आपको एक मिनट भी कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि आप बोर हो रहे हैं। करेक्ट। तो आपने जब एक दफ़ा शुरू करते हैं तो आप उसको ख़त्म करके ही उठते हैं। तो ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छी बात जो मुझे से लगी कि इसमें जो निगार की स्टोरी है, तो वो देख के आप
काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हो। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, मेरा कभी ज़िंदगी में वो ख्वाब नहीं था, लेकिन वो देख के कहीं ना कहीं आपके दिल में ये पैदा होती है कि आई विश कि हमने भी आर्मी ज्वाइन की होती है। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो लोगों में और मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन दें कि मतलब हमारे मुल्क को सर्व करने के लिए लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। सो काफ़ी अच्छा, ये एक वाहिद तो नहीं, मुझे और भी इनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ISPR के, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक निगाह? आई थिंक बहुत ब्रिलियंट डायरेक्शन और हर एक चीज़ उसमें बहुत अच्छी दिखाई गई। तो एंड एज यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि हर चीज़ बड़ा टाइम रिलेटेड उसको रखा गया, क्रोनोलॉजिकली उसको बड़ा करेक्ट बनाया गया कि अगर आप ओल्ड टाइम्स की कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं, इवन घर का फर्नीचर तक भी जो वो बाद में सेट कर रहे होते हैं, हर चीज़ बड़ी पुरानी और ओल्ड दिखाई गई। तो कहीं भी मिस्टेक इस तरह की नजर नहीं आई। इवन उनकी जो कार थी वो भी, जो ड्रेसिंग थी, जो वो रेड कपड़ों पे पैंट्स और इस तरह की सारी चीज़ें, और वो जो उन्होंने वो जो एक फोटोग्राफर में क्या मीरा मेरे अंदर आ गई है मीरा जो वो एक तस्वीर थी फोटो ओरिजिनल निगार की और जौहर की, जिसमें उन्होंने रेड कपड़े पहने हुए, जैकेट पहनी हुई है। हाँ, उस तस्वीर को उन्होंने इतना प्यारा रिक्रिएट किया। सो बड़ी अच्छी मूवी थी और इमोशनल काफी थी। उमैर अहमद ने बहुत प्यारा उसका स्क्रीन प्ले लिखा, बहुत प्यारा। और फिल्म की सिंस लाइमलाइट में बिलाल और माहिरा थे, लेकिन इसके अलावा जितने भी उसके अंदर साइड रोल्स थे या वेरियस आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपना बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। स्पेशली अगर आप देखें तो माहिरा खान का ब्रदर कुशाल, उनका बड़ा एक अच्छा एंड तक उन्होंने बड़ा कैरेक्टर को पकड़ के रखा और बड़ा अच्छा था। इसके अलावा माहिरा के फादर का जिन्होंने रोल किया, बहुत प्यारा उनका रोल था। इसके अलावा हमें काफ़ी टाइम बाद तौकीर नासिर भी नजर आए पर्दे के ऊपर। सो आई थिंक तौकीर नासिर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करने चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो आई थिंक वेरी ब्रिलियंटली डायरेक्टेड, एंड जो स्टोरी थी वो भी बहुत खूबसूरत और वाकई लाइफ के जो जर्नीज थे उनको डिपिक्ट करते हुए उन्होंने दिखाया। मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था उस पूरे उसमें? मेरे फेवरेट सीन 2 थे। एक तो वो वाला सीन था जिसमें माहिरा घर आती हैं और बिलाल उसके बाद जौहर उनको बता रहे होते हैं कि तुम्हारी सारी फैमिली जो है उसकी कार एक्सीडेंट में हो गई। तो उसमें माहिरा जिस तरह अपना एक वो एक्सप्रेशन दे रही होती हैं, रोने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रांग भी बनना है क्योंकि उनका भाई अभी है जिसकी उन्होंने बाद में करनी है, लुक आफ्टर करना है। इसके अलावा लास्ट सीन जिसमें अगेन जौहर की डेथ हो जाती है और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हैं ICU से और अपने भाई को बताती हैं कि वो नहीं रहे। तो आई थिंक सारे ही सीन्स बड़े अच्छे और कैलकुलेटेड, उसमें एक्टिंग बड़ी प्यारी उसमें। अच्छा, मेरे जो 2 फेवरेट सीन्स हैं उनमें एक तो वो सीन है जिसमें ये माहिरा और उसका भाई बेसिकली जो हैं निगार और उसके भाई का शाहिद, बेसिकली उसका नाम होता है कैरेक्टर का, उसकी जो एक सीन आता है जब उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद 2 महीनों के बाद वो जब अपने भाई के साथ मिलती है, वो सीन काफ़ी इमोशनल था। उसमें तो आई लिटरली क्राइड। इसके अलावा एक सीन जो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट लगा कि जब वो एक डॉक्टर की और माहिरा की कॉन्वर्सेशन हो रही है, जब पूछती है कि कैंसर के बारे में कहती है निगार तुम कितना सुनना चाहती हो। वो सीन बहुत पावरफुल था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, स्पेशली आई वांट टू मेंशन, बल्कि हमको शाउट आउट देना चाहिए एक निगार की टीम को जिन्होंने मेकअप वगैरह को ध्यान रखा और उन्होंने काफ़ी इंश्योर किया कि मतलब हमने अब इस एज में किस तरह से दिखाना है। वो माहिरा के फाइन लाइंस भी नज़र आ रही थी क्योंकि वो अब उस एज में है। इस चीज़ का मैं काफ़ी मतलब उसकी तारीफ़ बनती है। एक और चीज़ जिसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा वो है माहिरा का हार्डवर्क टुवर्ड्स निगार के करेक्टर को लेकर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक बॉडी लैंग्वेज भी की और काफ़ी तो उन्होंने कोशिश की कि उनकी स्माइल जो ओरिजिनल निगार हैं उनसे मिलती जुलती लगे। सो इसलिए भी शायद बहुत सारे लोग देखने वाले निगार से बहुत जल्दी कनेक्ट करके, जैसे तुम अभी कह रहे थे कि इंटरनेट पे बड़े मिक्स रिव्यूज़ थे, लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा 90% लोगों को वो पसंद आई, बहुत पसंद आई। सो इसी के क्रोनोलॉजिकली बड़ी करेक्ट मूवी दिखाई और बड़ी मोटिवेशनल मूवी है। सो नेक्स्ट चलते हैं। This was all about एक निगार। नहीं, अच्छी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि यूजुअली जब हम इस तरह की बताते हैं शॉर्ट मूवीज़ या इस तरह की, जो हम ऐसे लोग दिखाते हैं जो वॉर सर्वाइवर्स होते हैं या किसी की जंग या इस तरह से, जैसे एक वो भी फाइटर पायलट थी, वो एक थी मरियम आया था। तो लेकिन ये एक वाई चीज़ है जो इन्होंने एक सर्जन्स को भी सेलिब्रेट किया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और फिर एक और अच्छी बात जो मुझे नज़र आई कि उन्होंने हमारी आर्मी के मेरिट के बारे में कितना इन्होंने इसको एम्फसाइज किया कि वाकई ही पाकिस्तान में ये एक इदारा है जहाँ पे मेरिट पे लोग आते हैं और मेरिट
की बेसिस पे प्रमोशंस होती हैं। सो वेरी नाइस। नहीं, आई थिंक इस तरह की मूवीज और भी बननी चाहिए जिसमें रियल लाइफ हीरोज जो हैं उनको सेलिब्रेट किया जाए और वुमेन एम्पावरमेंट पे वुमेन एम्पावरमेंट। सो दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट बेटा। आपने अगर अभी तक एक है निगाह नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाएं और लाजमी देखें एक है निगाह, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। चलें आगे चलें। तो इस स्टोरी को अब साइड पे करते हैं और लेकर आते हैं नेक्स्ट स्टोरी। सिंस अभी हमने स्टोरी डिस्कस की है ISPR से रिलेटेड, अब हम स्टोरी डिस्कस करते हैं नेवी से रिलेटेड। सारे जो हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गए। सो बेसिकली आवर वेरी ऑन फेवरेट सबा कमर इज कमिंग बैक विद अनदर टेलीफिल्म, और ये टेलीफिल्म जो है इस बार फिर कोलैबोरेशन में बन रही है ARY एंड नेवी के। और इसका नाम जो है वो है हैंगोर S-131। ओके, ठीक है। बेसिकली ये एक सबमरीन का नाम है ना, एक इंसिडेंट के ऊपर है। अच्छा। और पाकिस्तान नेवी का इससे पहले एक प्रोजेक्ट आया था गाजी शहीद, उसके बाद अब ये सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है। सो आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड। इसके जो राइटर हैं वो है सजी गुल, जिन्होंने दौर और अंग्रेज़ा इसके वो राइटर थे, और डायरेक्टर हैं साकिब खान। सो आई एम श्योर ये प्रोजेक्ट भी बड़ा एक एम्फसाइजिंग होगा किसी एक हिस्टोरिकल पॉइंट के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर। लेकिन इसके साथ एक चीज़ डिस्कस करने वाली है कि सबा कमर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बट आई डोंट नो वो प्रोजेक्ट जा कहाँ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मुझे लगता है वो यकदम आएंगे, रिलीज होंगे। वैसे तो अभी तक एक चीज़ रिलीज हो गई है, उससे मैं इतना खुश नहीं हूँ। मैं कहूँगा जी, आप कहेंगे कि पिछले हफ्ते के आंसू आप अभी तक निकाल रहे हैं। नहीं। ऐसी बात नहीं है। जो अगर तो उस तरह का काम है तो सबा केयरफुल। सबा कमर का वैसे हम आपको ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम के लिए देखना चाहते हैं, तो प्लीज़। उनका एक ड्रामा आ रहा है इमरान अब्बास के साथ, तेरे हुस्न के नाम। हाँ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल में मीनिंगफुल इज़ वेरी लकी फॉर सबा कमर। हाँ, और वाइस वर्सा, सबा कमर इज वेरी लकी फॉर मीनिंगफुल। हम जब से मीनिंगफुल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में हर वीक हम ना कुछ सबा कमर का डिस्कस करते हैं। अब हम दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द वो सारे प्रोजेक्ट्स आएँ और सबके सब कामयाब हो। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है सबा कमर, ना सिर्फ हमारे मुल्क का बल्कि इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। वहाँ पे भी लोगों ने उनका ड्रामे देखे, बागी वगैरह, और ये मात वहाँ पे बहुत चला, तुम्हें पता है, डाइजेस्ट वहाँ पे बहुत चला। लेकिन फिर उन्होंने वो हिंदी मीडियम भी की, तो इसलिए सबा के ना सिर्फ इधर पाकिस्तान में, इंडिया में भी काफी फैन है। तो प्लस ये कि इस प्रोजेक्ट में सबा कमर के साथ हमें दूर फिशां भी नजर आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अब इसको लेकर चलते हैं साइड पे और आपके लिए लेकर आते हैं एक और एक्साइटिंग से स्टोरी, वो है आईपा अवार्ड्स की। हाँ, जो कि हुए हैं इस बार इस्तांबुल में, जो कि अरसलान ने लास्ट में गलत बताया था, तुमने कहा था तुम कहोगे। इन्होंने मिडिल ईस्ट में कहा था, लेकिन बहरहाल वो इस्तांबुल में, लेकिन खैर चलता है। अच्छा, सो बेसिकली हमें बहुत सारे स्टार्स इसके अंदर नजर आए, लेकिन कुछ बड़े नुमाया अवार्ड्स भी इसके अंदर दिए गए। हाँ, कुछ जो कि आज से पहले भी थे, वो ऐसे अवार्ड्स दिए जाएंगे जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं सुने। सो आप इसके बारे में पहले, कुछ डिजर्विंग भी हैं, कुछ क्वेश्चनेबल भी हैं। हाँ, जिस तरह इसके अंदर आसिम जोफा को मिला बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड। हाँ जी, आई थिंक बड़ा डिजर्विंग सा था। इसके बाद एहसन खान को मिला बेस्ट टीवी प्रेजेंटर का, जो उनका एक प्रोग्राम आता है, क्योंकि वो आपको पता है वो काफी हिट भी जा रहा है। एग्जैक्टली। उसके बाद मिला मंशा पाशा को स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर का। अच्छा, अब ये मुझे मेरे लिए क्वेश्चनेबल फैक्ट है, स्टाइल आइकन क्या होता है एहसन? मतलब मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं तुम्हारे को इम्तिहान ले रहा हूँ। तुम्हारी जब अब हम कहते हैं कि समवन इज स्टाइल आइकन, इन माय अंडरस्टैंडिंग स्टाइल आइकन इज समवन टू लुक अपॉन, जिसकी तरफ आप देख सकें कि आजकल स्टाइलिंग में क्या चल रहा है या उसने तब क्या कैरी किया। डू यू थिंक मंशा पाशा इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस? नो। नहीं, मैं ये नहीं, इससे हम ये कहना नहीं चाह रहे कि मंशा पाशा कपड़े अच्छे नहीं पहनती, लेकिन डू यू थिंक कि उससे लोग इंस्पायर होते हैं? नहीं, डेफिनेटली नो वन इज सेइंग कि मंशा पाशा की स्टाइलिंग सेंस नहीं है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि और बहुत सारे भी नाम हैं। हाँ, लेकिन जो स्टाइलिंग में बड़े अच्छी बात ये है कि मंशा पाशा, समझने वाली बात ये है, सॉरी मैं अच्छी बात कह के, समझने वाली बात है कि मंशा पाशा जानी किस चीज के लिए जाती हैं? फॉर हर वर्क इन एक्टिंग, राइट? तो हम उसको स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर क्यों दे रहे हैं? मैं इस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। सो इसके बाद नेक्स्ट क्या अवार्ड है? इसके बारे में अगर आपको कोई समझ आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाकई मंशा पाशा है स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर। सो नेक्स्ट, इसके अलावा इसके अंदर एक और छोटी सी हाईलाइट ये थी, वो थी फातिमा हसन की जी, जिनको वही कंट्रोवर्सी जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं। उससे पहले, इस कंट्रोवर्सी से पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि इसी आईपा अवार्ड्स में एक अवार्ड दिया गया मोस्ट कूलेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, हानिया आमिर को। सो ये क्या था? मतलब कूलेस्ट क्या होता है? मतलब हाउ यू, मतलब मयर के कूलेस्ट क्या होता है? किसे मयर करते हैं कि समवन इज वेरी कूल,
तो हम इसको कूलेस्ट दे देते हैं। यार आई थिंक ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इनके बारे में आई एम नॉट रियली श्योर कि अच्छा, बट आई वांट टू प्रूव इज, मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, मेरा असल में ये है, मैं ये प्रूव करना ये चाह रहा हूँ कि जब इस अवार्ड्स में जो लोग भी गए उन सबको अवार्ड्स मिले, तो क्या यही एक क्राइटेरिया था जाने इससे पहले? इवन तो मैं एक और बात बताऊं, एक कंट्रोवर्सी ये भी आई है कि इन्होंने अपने पेज के ऊपर वोटिंग भी ओपन की हुई थी कि आप अपने इन स्टार्स को इस चीज़ पे वोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि वो वोटिंग ऑन थी, और नादिया खान को भी अवार्ड मिला ना इसमें आईपा में फॉर बेस्ट टीवी प्रेजेंटर इस तरह से, और उसके हस्बैंड ने एक स्टोरी लगाई, हम यहाँ पे टर्की में आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे नादिया को अवार्ड मिलने वाला है, पता तुम्हें ये बात? और इनके पेज पे वोटिंग अभी भी ओपन थी, तो ये क्वेश्चनेबल फैक्ट हो गया ना कि फिर आपने वोटिंग क्यों ऑन की हुई है? तो मतलब अगर आपने अवार्ड देना ही उन्हीं को है जो लोग वहाँ गए हैं, तो फिर इस तरह से तो इस अवार्ड शो की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। करेक्ट। हाँ, सो आजकल मुझे लगता है वैसे भी अवार्ड शोज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अवार्ड ऑलरेडी परचेज्ड होते हैं, ऑलरेडी रिग्ड होती है हर एक चीज़। सो आई डोंट थिंक सो कि अब वैसे उस तरह से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। वैसे भी इट्स बिन अ टाइम कि हम रियल अवार्ड्स को सेलिब्रेट करें कि बेस्ट एक्टर या बेस्ट ड्रामा, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट राइटर, डायरेक्टर, और अब सेलिब्रेट किसको कर रहे हैं कि कूलेस्ट सेलिब्रिटी एंड ऑल दैट। सो इसके अलावा बाजी को भी अवार्ड्स दिए गए बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। मीरा को बाजी फिल्म। अच्छा क्या कर रहे हो ऐसे? ओके तो बाजी मूवी को भी अवार्ड दिए गए। सो इसके अलावा जो वहाँ पे गए वहाँ पे भी अवार्ड दिए गए। अगर आपको इनविटेशन आता है ऐसा तो आपको भी दिया जाता है अवार्ड। किस चीज़ का? hardly reached to pizza, hardly reached to आईपा। So इसके अलावा कपड़ों के बारे में आपको पता है हम लोग बात नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर हमारा एक स्टैंड है, तो हम बात नहीं करेंगे जिसने जो पहना जो नहीं पहना वो उसका सर दर्द है। हाँ, लेकिन उसकी बेसिस पे स्टाइल आइकॉन दिया जा रहा है, तो वो एक बहरहाल दिस वाज। अच्छा, अब हम कंट्रोवर्सी डिस्कस कर लेते हैं ना। यस, एक कंट्रोवर्सी तो मैंने डिस्कस कर ली। फातिमा हसन की कंट्रोवर्सी थी जिनको मैनेजमेंट ने थोड़ा सा अपने ड्रेस के ऊपर उसकी वजह से रोक दिया क्योंकि ड्रेस वाज टू रिवीलिंग। तो उसके ऊपर फातिमा हसन ने इसके ऊपर पहले तो ये कहा कि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी वाज इन कॉन्वर्सेशन। हाँ, वो कह रही थी कि मैं तो मुझे कोई इस तरह का क्लेम आया नहीं था। हाँ, लेकिन जब वो पहन के आई रेड कारपेट पे, बेसिकली वो होस्ट थी उस रेड कारपेट की, और फिर उनको उनके ऑर्गेनाइजर ने कहा कि ये आप कपड़े नहीं पहन सकते। तो फिर उन्होंने किसी का स्ट्रॉलर लिया और वो कवर करके उन्होंने सारा फिर वो वैसे इस तरह होता भी है। आप एक डिश टीवी पे देख रहे होते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छी बनेगी, और जब वो डिश बनती है तो वो अजीब बम्बल भूसा सी बन जाती है। तो आई थिंक शायद यही हुआ फातिमा हसन के साथ कि जब कोऑर्डिनेटर ने उनका ड्रेस देखा तो उनको लगा कि अच्छा लगेगा, लेकिन जब उन्होंने पहना तो उनको लगा कि ये तो टू रिवीलिंग हो गया। तो हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ हुई हो, लेकिन ये इस तरह से होना नहीं चाहिए था। व्हाट आई फील, जब आपने कोई गाइडलाइन बनाई है, कोई एसओपी बनाए होंगे, कपड़ों के भी होंगे। मैंने सुना है कि लक्स के होते हैं कि आप सर्टन चीजें पहन सकते हैं, सर्टन चीजें नहीं पहन सकते, ये रिवील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह जब आप एक अवार्ड शो इतना बड़ा एक तो कर भी मुल्क से बाहर है, तो मेरे ख्याल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की कोई गाइडलाइन बनाए जो आपके पहले से स्टार्स के पास हो, ताकि वो अपना टाइम इन्वेस्ट जो करते हैं अपने आउटफिट पे और जो अपनी पूरी स्टाइलिंग पे, वो जाया ना जाए। एग्जैक्टली। जो इवेंचुअली उस बेचारी का जाया चला गया, मतलब उसे क्या सोच के वो सारा एक ड्रेस की एक लुक होती है, एक ओवरऑल फील होती है। और अगर उसमें लास्ट मोमेंट पे अगर आप कोई एक ऐसा कोई चीज़ ऐड करेंगे तो फिर वो ओवरऑल उसकी फील मर जाएगी। बट आई फील तो इस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए अगर इस तरह से अगर आपने इस चीज़ को चलाना है, तो मेरे तो यही पॉइंट। अग्री। तो लेकिन आईपा की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो मेरे उस पर काफ़ी सवालात हैं। सो इस तरह के अगर अवार्ड्स करने हैं तो फिर नहीं होने चाहिए अवार्ड। बट आई फील तो आगे चलें। चलते हैं, इस स्टोरी को रखते हैं साइड पे। सिंस अवार्ड्स की बात हो रही है तो एक और अवार्ड को लेकर आते हैं यहाँ पे। ये है पीसा अवार्ड। आजकल बड़े अवार्ड्स हो रहे हैं। हाँ, 5 नवंबर 11 को दुबई में पीसा अवार्ड हुए, तो वो इटली में क्यों नहीं हुए? क्योंकि उधर पीसा टावर है। हाँ। वेरी लेम जोक। क्या हो गया ऐसे? मैंने तुमसे पूछा, तुम जवाब दे देते। चलो कोई नहीं, बताओ फिर क्या हुआ। सो बहरहाल पीसा अवार्ड्स में हमें काफी सारे अगेन सेलिब्रिटीज नजर आए, लेकिन पीसा अवार्ड में जो हमें सेलिब्रिटीज नजर आए वो कंपैरेटिवली फिल्म फेयर और आईपा से ज्यादा नजर आए। यस, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं भी वही कहने लगा। हाँ बोलो। पीसा अवार्ड में काफी ख्याल रखा गया #GoGreen का। तो उसी को देखते हुए भी हमने भी ग्रीन कपड़े पहने, हमने भी #GoGreen तो हम भी पीसा पे आए हुए हैं। सेव अर्थ।
हाँ तो हम डायरेक्ट पीसा से ही आ रहे हैं। ग्रीन कपड़े पहन के, हाँ। क्योंकि मैंने इकरा अजीज ने ग्रीन पहना हुआ था, फरियाल ने ग्रीन पहना हुआ था, अपना वो कौन है खानी वाली सना जावेद ने ग्रीन पहना हुआ था, ग्रीन पहना हुआ था, काफी लोगों ने ग्रीन पहना हुआ था। तो इसके बारे में एक बंदे ने बस ग्रीन नहीं पहना हुआ था। कौन? उसने अरसलान के अकॉर्डिंग थाईलैंड का झंडा पहना हुआ था। हाँ वो मैं, क्योंकि उसके पीछे ग्रीन झंडा चल रहा था, ये आप देख ले स्क्रीन पे आ रहा है, आप बंदा पहचान ले कौन है। ये थे बेसिकली आसिम अजहर, हमारे बता पाकिस्तान के बड़े प्यारे सिंगर हैं। सो बेसिकली आई थिंक उसके पीछे शायद एक लॉजिक ये थी कि पीछे अगर ग्रीन है तो आगे कलर बड़ा प्रोमिनेंट सा होना चाहिए था, तो उन्होंने उनको एक रेड अटायर दे दिया जो कि अच्छा लग रहा था, जो कि थाईलैंड का झंडा था, जो कि इनके अकॉर्डिंग थाईलैंड का। अच्छा खैर मेरी बात सुने, ग्रीन से मुझे याद आया शहरियार मुनव्वर ने भी ग्रीन पहना हुआ था एक परफॉर्मेंस में, और इस अवार्ड में शहरियार मुनव्वर की वो परफॉर्मेंस हुई थी। कौन सी? हाय दिल बेचारा। नहीं हुई है, हो गई, इधर भी हो गई। मैं तुम्हें बताऊं, ये ना अक्सर बचपन में होता था कि घर में कोई मेहमान आना था ना, तो घर वालों ने कहना चलो इनको वो वाली पोएम इनको सुनाओ। अच्छा, तो इस तरह शहरियार को मेरा गला कहते हैं चलो जल्दी से हाय दिल बेचारा पे डांस करो, तो वो उधर ही शुरू हो जाता है हाय दिल। आई डोंट नो, हर अवार्ड फंक्शन पे ये हाय दिल बेचारा क्यों? एक हाय दिल बेचारा एक दूसरा गाना भी होता है, बताओ कौन सा तुम्हारा बड़ा फेवरेट है? ठहरो, नहीं याद आएगा। नूरी है नूरी, हाँ, वो भी ऐसे होता है, हर अवार्ड शो में उस गाने को डाल देते हैं ना। अच्छा चलो। So, बहरहाल इस पीसा अवार्ड के साथ जिस तरह हमने सेलिब्रेट किया, बहुत सारे स्टार्स को, बहुत सारे फेमस, हाँ मैं इनमें आपको एक छोटी सी इसकी जो पहले अब तुम कंट्रोवर्सी डिस्कस करो, मैं विनर्स बता दूं, पहले आप मैं विनर्स बता देता हूँ। इसमें जो विनर्स ओवरऑल दिखाया गया, सिंगर ऑफ द ईयर दिया गया आयमा बेग को, सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया बिलाल सईद और मोमना मुस्तहसन को बारी 2 के लिए। इसके अलावा ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट 2020 दिया गया हसन रहीम को। पीसा रॉकस्टार दिया गया अली अजमत को। क्वेश्चनेबल है कि नहीं? अच्छा, बाय द वे उन्होंने सॉरी भी कर लिया, और उनका और वो अहमद अली भट्ट का पैचअप भी हो गया। बट सेंटिमेंट्स आई एम सॉरी, अहमद अली भट्ट के भी हर्ट हुए होंगे, लेकिन हमारे भी हुए थे। अच्छा ठीक है, ओके। बेस्ट ओएसटी दिया गया आसिम अजहर फॉर इश्किया के लिए। मोस्ट एंटरटेनिंग इंस्टा स्लैप ऑफ द ईयर दिया गया रोमैसा खान को। रोमैसा खान टिकटॉक की वजह से फेमस नहीं थी, अब इसकी वजह से भी हैं। अच्छा, बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमर ऑन सोशल मीडिया दिया गया कॉमिक्स बाय अरसलान को, CBA, या जो कि बहुत वेल डिजर्विंग था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें मिला, क्योंकि वो मेरे बड़े फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। ओके। इसके अलावा यूट्यूबर ऑफ द ईयर दिया गया डकी भाई को, जिस पे मेरे संगीन सवाल आते हैं, वो सवाल मैं कर नहीं सकता, नहीं तो वो डकी भाई के फैन मुझे पड़ जाएंगे। बेस्ट व्लॉगर दिया गया शावीर जाफरी को। अच्छा, टिकटॉक क्या, बाय द वे आई एम हैप्पी कि इसके अंदर इन्होंने हाँ ये एक नई चीज थी, इन स्टार्स को या इन डिपार्टमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया गया, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड YouTube एंड सो आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि ये अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक नए मीडियम्स हैं, तो इनको भी सेलिब्रेट होना चाहिए। नॉट ओनली डकी भाई, आई थिंक सारे जो लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं, अभी डकी भाई जितना बड़ा नाम तो नहीं उनका खैर हुआ, लेकिन एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, तो आई थिंक उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट दिया गया टिकटॉक ऑफ द ईयर। इस पे मेरा एक सवाल है कि टिकटॉक ऑफ द ईयर क्यों दिया गया? पहले ये बताओ दिया किसको? जन्नत मिर्जा को। फिर सवाल बरकरार है। अच्छा, सरकार बरकरार है। तो मैं सवाल मेरा ये है कि टिकटॉक को पाकिस्तान में बैन हुए 5 महीने से ज्यादा हो गया, आई गेस 5 महीने या 4 महीने हो गए, जितना भी अरसा हो गया। जब एक चीज पाकिस्तान में बैन है, तो आप उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? मतलब आप अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? जब चीज पाकिस्तान में चल ही नहीं रही, तो आप उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? तो ये पाकिस्तान में हुआ ही नहीं ना अवार्ड्स। तो लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के लिए हुआ है ना। ओके, एम आई राइट और रॉन्ग? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? तो कोई चीज़ अगर पाकिस्तान में बैन है, तो उसे हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? ये तो फिर आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो ना गवर्नमेंट के। बट आई थिंक फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने Z5 यहाँ पे बैन किया हुआ, हाँ, हम यहाँ पे बैठ के मतलब टीवी पे बैठ के, हमारे टीवी चैनल्स पे बैठ के चुड़ैल्स की प्रमोशन हुई थी, तुम्हें पता है? मॉर्निंग शो में जा जाके उन्होंने चुड़ैल की प्रमोशन की थी, जबकि Z5 बैन है पाकिस्तान में। तो इसको कैसे कर सकते हैं? मतलब इसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? आई थिंक अदर वेज भी होते हैं, जैसे आप जाके उन हाँ मुझे पता है, VPN यूज करके आप लोग चलाते हैं टिकटॉक, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि जो चीज़ एक हुकूमत ने बैन की हुई है, आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? गलती हो गई पीसा से, अब आगे चलते हैं हम। तो मतलब ये सवाल मेरा सही है कि गलत है? स्टैंड करेक्ट। चलो ठीक है। बेस्ट ब्राइडल किटोर दिया गया नोमी अंसारी को। बेस्ट ब्रांड दिया गया खाड़ी को। बेस्ट डेक्टर दिया गया फारूक रिंद फॉर प्यार के। वेरी वेल डिजर्व। प्यार के सदक़े। अच्छा। बेस्ट राइटर दिया गया जंजबील आसिम शाह फॉर प्यार के। सदक़े। बेस्ट सीरियल दिया गया प्यार के। सदक़े।
बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया अहमद अली भट्ट को, नहीं ओह। अहमद अली भट्ट को। बेस्ट एक्ट्रेस जूरी दिया गया सोनिया हुसैन फॉर शराब। इससे रिलेटेड आप कुछ कहना चाह रहे थे ऐसा, सोनिया हुसैन से रिलेटेड? सोनिया हुसैन का आई थिंक ये फर्स्ट अवार्ड है हाँ और बड़ा वेल डिजर्विंग अवार्ड है। हाँ अगर आपने शराब ड्रामा नहीं देखा तो आप एक दफ़ा दोबारा जाकर देखें, प्लीज़ उसको ड्रामे को लाजमी देखें। वो ड्रामा एक बड़े अच्छे सोशल इशू के ऊपर है और उसमें सोनिया हुसैन की जो एक्टिंग है लाजवाब है। आई एम तो डाई हार्ड फैन ऑफ सोनिया हुसैन, ये बहुत बड़ा वैसे भी। फैन है। हाँ तो मुझे तो उनका हर प्रोजेक्ट ही एक से बढ़कर एक लगता है। जी। आई थिंक सोनिया हुसैन इज द तापसी पन्नू ऑफ पाकिस्तान के बड़े सोशल इश्यूज। ये आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं, अच्छा चलें आगे चलें क्योंकि बहुत फजूल बात कर रहे हैं आप। आपसे पन्नू क्या मतलब? तापसी पन्नू भी एक अच्छी एक्टर। अच्छा, बेस्ट टीवी एक्टर जूरी दिया गया मोहित मिर्जा फॉर दुश्मनी जान। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस वो हमने कर लिया। बेस्ट अवार्ड दिया, बेस्ट स्पेशल अवार्ड दिया गया हुमायूं सईद को क्योंकि वो वहाँ गए थे। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा दिया गया महविश याद को क्योंकि वो भी वहाँ पे गई थी फॉर परफॉर्मेंस। बेस्ट टीवी एक्टर दिया गया फिरोज खान फॉर इश्किया। बेस्ट टीवी एक्ट्रेस दिया गया सारा खान फॉर सबात। इसके साथ ही खत्म होगी। आप लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? नहीं, आई थिंक अवार्ड्स की बात है तो फिर आई एम मोर इंटरेस्टेड नहीं, इन मैं- अवार्ड्स बाय द वे। मैं कहना चाहूंगा कि बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा महविश याद को दिया गया। 2 साल से फिल्में नहीं आ रही महविश याद तो यही तो बेस्ट कंट्रीब्यूशन है उसकी। और उसने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं किया, टीवी भी कुछ नहीं करे, तो फिर किस चीज का कंट्रीब्यूशन? अक्सर जी मैं मुझे महविश याद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं नहीं है मुझे यार से। मुझे प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजर से कि ये अवार्ड किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं। सो इसके साथ ही मेरे ख्याल में अब हम बात खत्म करते हैं। इसके साथ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है, वो आप discuss करें। कंट्रोवर्सी ये है कि पाकिस्तान का एक छोटा सा 2 बंदों का बैंड है बलोच ट्विंस के नाम से। वो बहुत मशहूर बैंड है भाई, बहुत मशहूर है। आपने अगर आपने उनके सॉन्ग्स नहीं सुने तो प्लीज एक दफा जाकर सुने, बड़ा ब्रिलियंट वो काम कर रहे हैं। हाँ। उसमें हुआ ये कि बलोच ट्विंस जो थे उन्होंने वो नॉमिनेटेड थे सिंगर ऑफ द ईयर के लिए जी। और उनको जाना था पीसा के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि वो जा ही अच्छा नहीं पाए। मैं एक्सप्लेन कर दूं इफ यू वांट कि अच्छा हुआ ये कि बेसिकली इनको पीसा ने इनवाइट भी किया हुआ था, इनकी टिकट्स भी हो चुकी थी और इनका वीज़ा भी हो चुका हुआ था। करेक्ट। ठीक है, जिसको इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये बताया कि किसी क्या हुआ है, अच्छा सॉरी, इनको लास्ट मोमेंट पे ये बताया कि किसी वजह से आपकी जो ये टिकट है वो कैंसिल हो गई है, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, कुछ इस तरह से कुछ इन्होंने कोई रोला डाला। फिर जब इनके लोग जो ये ब्लोच ट्विंस हैं ये लोग वहाँ गए एमिरेट्स के ऑफिस, उन्होंने इन्हें बताया कि इनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल नहीं हुई, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और आपके सीट नंबर भी है। तो ये फ्लाइट वाले दिन दोबारा चले गए वहाँ पे। जब वो दोबारा वहाँ पे चले गए तो उनको वहाँ पे जाके ये पता लगा कि उनकी जो सीट्स हैं वो रिफंड हुई हैं, डेलिबरेटली रिफंड हुई हैं, कैंसिल नहीं हुई। सो ये इस बारे में उन्होंने ये कहा और उसके बाद बलोच ट्विंस ने अपने पापा से केस भी करवाया पीसा के, हाँ क्योंकि उनके पापा लॉयर हैं। हाँ कि उन्होंने ये ताकत है लॉ की। बेसिकली वो इमोशनल हर्ट है और जो भी डैमेजेस हुए हैं उसकी वजह से। तो ये गलत चीज़ है ना, मतलब पहले आपने एक अवार्ड्स की इतनी हाइप क्रिएट की, आपने इनको नॉमिनेट किया और प्लस इट क्रिएट्स अ क्वेश्चन एज वेल कि कहीं हम इस तरह डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का किया है कि ये बलोचियों के अगेंस्ट है, इस तरह की कोई चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल एज पाकिस्तानी एज व्यूअर व्हाट आई थिंक इज के वी ऑल लव द एंटायर पाकिस्तान, किसी भी सूबे से हो, किसी भी शहर से हो, ये फर्क नहीं पड़ता। एंड वी लव एज वेल बलोच ट्विंस। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ पीसा की टीम की तरफ से हुई है या इस तरह की कोई चीज़ है तो बहुत गलत है, और इसके ऊपर आई थिंक एक अपॉलॉजी जो है दे ओ एन अपॉलॉजी टू देम। ट्रू ठीक है। तो इसके साथ हमें आईपा नहीं पीसा खत्म हुआ। हाँ, इसके साथ जो है परफॉर्मेंसेस में फिर वही बात, परफॉर्मेंसेस पे हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता। कपड़ों पे भी नहीं कर सकते ना। परफॉर्मेंसेस पे मेरा स्टैंड है okay. कि वो जब टीवी पे आएगी तब बताएंगे कैसी हुई है कैसी नहीं हुई, और कपड़ों पे भी हम नहीं कर सकते बात, हम नहीं करते। इसके अलावा लेकिन अगर कपड़ों पे बात चलिए तो एक छोटी सी बात कर लूं, फरियाल महमूद वाली। प्लीज करो। हाँ, तो उस पे क्या तुमने कहा तुम्हारी फेवरेट है, तुम कुछ कह रहे थे बिफोर शूट कि वो तुम्हें उनके कपड़े पसंद नहीं आए। नहीं, मैं ये एक्चुअली नहीं कहा था कि मुझे उनके कपड़े पसंद नहीं है, बट आई थिंक फरियाल इज नॉट टेकिंग सीरियस कि जो जिस तरह का क्रिटिसिज्म, नॉट सीरियस एज इन के अब उनको चेंज कर लेना चाहिए इस तरह की चीज, बट द थिंग इज के जो क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है वो उसको एक्टिवली नहीं ले रही, ये कहना एक्टिवली नहीं ले रही हूँ उस चीज। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे। थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर बंदा करता है, या आकर एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश करो, क्योंकि वी लव फरियाल एंड आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल दे लव फरियाल। चलो आगे चलें वर्क। हाँ, तो इसके साथ ही हम इस स्टोरी को लेकर जाते हैं साइड वे।
अवार्ड शो की बात अभी भी चल रही है। अब हम एक और अवार्ड शो जो हमने पिछले वीक डिस्कस किए थे, आईपा से भी पहले हुआ, उस अवार्ड शो का नाम था फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट। अच्छा, अब फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी कंट्रोवर्सी जो है, आप लोगों ने एक बड़ा प्यारा सा एक क्लिप देखा होगा, शहरयार मुनव्वर, मायरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिसमें वो एक दूसरे से मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, और उसमें शहरयार मुनव्वर जो हैं ही ट्राइज टू टच हिज फीट, एंड बाद में एक बड़ी प्यारी सी एक पिक्चर होती है। उसमें लोगों का क्वेश्चन ये है, सब जो एक नॉर्मल क्वेश्चन है वो ये कि हाउ कम शहरयार मुनव्वर बीइंग अ मुस्लिम कैन टच द फीट ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी या एनीवन एल्स, क्योंकि हमारे तो रिलीजन में ये वाली चीज एक तो ये ही सवाल नहीं है। सेकंड सवाल ये है कि चलो ठीक है, अगर टच भी कर लिया तो जबकि आपको पता है कि टेंशन चल रही है अक्रॉस द बॉर्डर, तो आपने जब आपको पता है कि वहाँ के स्टार्स को स्ट्रिक्टली कहा गया कि आपने पाकिस्तानी स्टार्स के साथ इतना वो नहीं करना, वर्क नहीं करना, तो फिर इस सब को देखते हुए भी आपने उनके पाँव को हाथ क्यों लगाया, क्योंकि ये गलत इम्पैक्ट डालेगा। सो ओवरऑल अब तुम क्या कहना चाहते हो इस पर? अच्छा, मेरा ओपिनियन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए अलग अलग है। फर्स्ट जो है कि पैरों को हाथ क्यों लगाया, उसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है जो शहरयार मुनव्वर ने दी है। वो एक्सप्लेनेशन एक प्रॉपर है कि मायरा खान, वो बेसिकली वहाँ पे एक डायलॉग जो था उनका, वो उसको रिफ्रेस कर रहे थे कि बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैसल। तो फॉर हिज ब्रिलियंट वर्क, और हम सब जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा नुमाया काम है, तो उसके लिए शहरयार मुनव्वर जो थे वो उनके साथ वो उस डायलॉग को परफॉर्म कर रहे थे। तो मायरा ने उनसे मजाक में कहा कि गुरुजी आए हैं तो यू शुड टच हिज फीट, तो उसके ऊपर जो एक यूजुअली हमारे में होता है कि हम एक मजाक में कई बात को अक्सर उसको कर लेते हैं कि अच्छा हाँ भाई मुझे तो करने चाहिए, तो इस तरह एक चीज कर ली। तो शहरयार मुनव्वर का उसमें एक क्वेश्चन ये था जो कि जर्नलिज्म के ऊपर है कि आपने ना उससे पहले की बात दिखाई ना उसके बाद की बात दिखाई, आपने सिर्फ ये दिखाया कि मैंने उनके पैरों को हाथ लगा दिया या घुटनों को टच कर दिया। सो वो एक क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेटली इसको एक गलत एंगल से शॉट किया गया। सेकेंड चीज ये कि जो भी टेंशन चल रही है क्रॉस द बॉर्डर या इन बिटवीन द बॉर्डर्स, वी स्टिल लव, एक प्यार का जो एक फैक्टर है ना वो तब भी रहता है, फ्रेगमेंट वहीं पे रहता है। तो हम खुद भी सिर्फ स्टार्स की भी अगर बात करें तो एक दूसरे को वो लोग करते रहते हैं। सोनिया हुसैन के और यमुना जैदी के काम को वहां से सेलिब्रेट किया गया, और हमने यहाँ से शहनाज को इन सारे स्टार्स ने मिलकर उसको सेलिब्रेट किया। तो आई थिंक ये एक चीज चलती रहती है, हम तो चाहते ही यही हैं, एंड आई एम श्योर वो भी ये चाहते होंगे कि ये टेंशन जो है ये एक ख़त्म हो जो बिटवीन द बॉर्डर्स, और हम एक दूसरे के वर्क को दोबारा से सेलिब्रेट कर सकें, यहाँ की फिल्में वहाँ लगें और वहाँ की फिल्में यहाँ आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको बूम मिल सके और आर्ट प्रमोट हो। मेरा ये पॉइंट था कि जो कि शहरयार मुनव्वर ने भी अपनी एक्सप्लेनेशन में कहा कि उनके यहाँ कल्चरल जो सिंध का कल्चर है उसमें ये चीज़ शामिल है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों को या जो ऐसे वो लोग आर्ट के बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, तो वो लोग फिर उन लोगों के पाँव को हाथ लगाते हैं। इसका सब बिल्कुल ये हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजियस फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर कह सकते हैं कि वो है। बाकी जब उन्होंने एक और बात ये भी कही कि मैं अपनी लाइफ में एक आम सा छोटा सा कैंडिड मोमेंट भी इंजॉय नहीं कर सकता, मतलब मेरे पास ये राइट भी नहीं है। सो यस, बिल्कुल मुझे उनकी बात समझ आई कि उनके पास ये राइट भी नहीं कि वो ये चीज़ इंजॉय भी ना कर सकें। मतलब आपके पास ये फ्रीडम ही नहीं है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, या मतलब आपको हर वक्त इतना ज़्यादा, ऑल्दो ये वाली बात हमारी मीनिंगफुल पे हमेशा रहेगी कि क्या आप पब्लिक फिगर है, क्या पब्लिक फिगर नहीं है, स्टार्स की लाइफ पब्लिक होती है कि नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना, वो एक अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, वो क्या करें क्या ना करें। सो लेकिन ओवरऑल इसको बहुत गलत लिया गया, जो कि बहुत गलत था हमारी साइड से कि हमने इसके बारे में बहुत इनिशियल जजमेंट्स बहुत बुरी बुरी दी। इसके अलावा भी तुम इसको जर्नलिज्म पे पॉइंट कर रहे थे, बेसिकली वो किसी जर्नलिस्ट से नहीं, वो माहिरा का कोई असिस्टेंट स्टाइलिस्ट था, उसने वो वीडियो लगाई थी अपनी स्टोरी में। बाबर ने नहीं, एक और था, और उसे लगा के और वो फिर बाद में रिमूव भी करा दी गई। तो आप अगर आपने मतलब इतने अगर आप कॉन्शियस हैं अपनी इन चीज़ों को लेके कि आप अपना कैंडिड मोमेंट एंजॉय करना है, तो आप अपनी टीम्स को समझाएंगे वो इस तरह का कंटेंट ना बनाए कि उसे मतलब बिल्कुल मिडिल में जाकर उसमें वीडियो बनाए, वो किसी जर्नलिस्ट, मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी मुझे कहा जाता है क्या रिपीट बोल करते हैं कि जर्नलिस्ट से नहीं बनाए। तो आप अपनी टीम्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप इसको कौन सी वीडियोस बनानी है। मुमकिन है टीम के पास मेरे जैसा कैमरा हो जो सारी मोमेंट गुजरने के बाद चलता है। अच्छा चलो जी, इसमें हो सकता है उसका कसूर ना हो, वो शुरू से करना चाह रहा हो लेकिन कैमरा बेचारा चला ही था। तो आई थिंक एक अच्छी डिवाइस होना भी बहुत जरूरी है, और अच्छी डिवाइस तो चलो आगे चलो आगे चलते हैं। हाँ तो बेसिकली वो न्यूज़ वापस भेजी, आगे ले आओ। अब सिंस हमने इंडिया की एक ये बात की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से रिलेटेड, तो हम एक और स्टोरी लेकर आते हैं। हैप्पी बिलेटेड होली, होली नहीं दिवाली,
Happy belated Diwali हाँ, to हाँ। all our Indian friends and fans and every नॉट इंडियंस, द हिंदू कम्युनिटी जो हम पाकिस्तान में भी है और जो इंडिया में भी है, हम उनको दिवाली सेलिब्रेट आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अब हम दीपावली की शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं, मुझे नहीं आता कि शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे एक अलमशहूर फैशन डिजाइनर दीपक परवानी जो कि हर साल अपनी दीपावली दिवाली पार्टी करते हैं, तो वो एक पार्टी हुई, उसके बारे में आपने देखी वो पार्टी? यस, आपने तस्वीरें देखी? यस। तो क्या आपने देखा कि ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आई थिंक अगर आप उनको एक रिलीजियस दूरबीन से ना देखें तो आपको सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ। अगर वो लोग आपकी ईद की रिस्पेक्ट करते हैं और आपको ईद विशेस करते हैं, और काफ़ी इस तरह के फ्रेंड्स हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, वो तो हमें ईद विश करते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको विश कर सकते? तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू और है। विशिंग मीन्स नथिंग एल्स बट विशिंग, ठीक है, आपका खुशी का मौका है, तो हैप्पी दिस इवेंट टू यू एंड हैप्पी दैट, तो उसके लिए हाँ, तो आई थिंक दिवाली हो, होली हो। हाँ, तो सेलिब्रेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और सेलिब्रेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो और दूसरी बात ये है कि मुझे तो बड़ा पसंद है उनका जो होली कलर से खेलना और इस तरह की चीज वो है। होली होती है। हाँ, अच्छा। और दिवाली पे भी जो वो बनाते हैं रंगोली और वो पटाखे और इस तरह की चीज। हाँ, तो आई थिंक ये इसके अंदर आप कोई पूजा और वो वाली चीज ना लेकर आए। अगर बेसिकली हिंदूज का न्यू ईयर होता है ना। हाँ, तो ये सेलिब्रेट आई तो लव दिस ब्राइट एंड दिस थिंग जगमगाता और ठीक जगमग सी, तो आई लाइक दिस थिंग। हाँ, अब क्या कह रहे थे तुम? कि एक और सेलिब्रेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है HSY की बर्थडे पार्टी। ये स्टोरी साइड पे ले जाओ। हाँ, ये ले जाओ, नहीं ले आओ। तो ये है HSY की सेलिब्रेशंस। तो आपने क्या देखा इसमें ऐसा? सच है यार, वो HSY का बर्थडे था। हाँ। और उन्होंने अपना बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट किया। हाँ, मैंने ये देखा। हाँ, और उसमें क्या उनकी थीम क्या थी? उनकी थीम थी कि वो बेसिकली ये देसी थीम थी, जिसको वो सब ने देसी कपड़े पहने हुए थे और सबके देसी डीजे के गाने भी वही लगे हुए थे। वो केक भी उनका बड़ा लग्जरी सा था, और हाँ, और सबके कपड़े भी ईस्टर्न से थे। तो ओवरऑल बड़ी कलरफुल सी सेलिब्रेशंस थी, और वो बर्थडे पार्टी का शादी ज़्यादा लग रही थी। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू HSY। मैं तुम्हें एक फनी बात सुना दूं? हाँ। हमारे ना HSY की ना एक दफा ना लॉन, क्या हुआ? HSY ने ना एक दफा लॉन निकाली थी, लॉन कलेक्शन। ओके। तो ना वो अब ना हमारे कोई जाने वाले रिश्तेदार थे, तो वो बार बार कही जाए कि ना तुम लोगों ने ना हंसी की लॉन देखी है, हंसी की। अब ना हम सब कजन्स परेशान हो गए कि ये किसी कौन सी लोन है, मतलब हंसी की लोन, हमें तो नहीं पता कि क्या है। तो वो बाद में देखने को पता लगा वो HSY की लोन थी। तो कैसे लगा तुम्हें मेरा ये जॉब? आई लाइक इट। अच्छा? मुझे तो इस तरह वाकई लगे कि बताने से कि वाकई कोई हंसी एक नया ब्रांड है, क्योंकि मुस्कान, हंसी, ये बड़े प्यारे प्यारे से नाम हैं, तो मुमकिन है इस तरह का। हाँ, तो अब इसके अलावा और कुछ? बहरहाल वी विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू HSY। और अल्लाह करे कि आने वाला ये साल जो है उनके काम में मजीद बरकत डाले और उनको अच्छी अच्छी खुशियां दे। सो अभी करते हैं इस स्टोरी को हम साइड पे। हाँ, लेकिन एक मिनट रुक जाओ ना, एक और सेलिब्रेशंस भी हम कर लेते हैं। बताओ, क्या हम वो सेलिब्रेशंस कर सकते हैं? कौन सी? एक सेलिब्रेशन ये है कि हमारे मीनिंगफुल के को होस्ट जो है एहसन, जिनकी हमने लास्ट वीक भी बात की, क्योंकि आपकी बर्थडे आ रही है ना, सुना है, तो क्या हम वो सेलिब्रेट कर सकते हैं? नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। लेकिन मेरी बात सुनो, तो आपकी बर्थडे भी तो आ रही है ना, तो वो देखिए मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली मना किया था। लेकिन वो हम शूट पे तो कर सकते हैं दिन। कैसे आता है? हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा फील कर रहे हैं एहसन आपकी बर्थडे में? मेक अ विश और उसको बुझाओ। कांट एक्सप्रेस द फीलिंग्स। और कंफ्यूज हो गए हो? अब क्या कहोगे एहसन? मैं तो शान हो गया एक दफा। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने हम। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग दिस एंड या एहसन की बर्थडे होती है 7 नवंबर। आप जाके इसको विश कर सकते हैं। जब तक ये मीनिंगफुल आएगी तब तक एहसन की बर्थडे गुजर चुकी होगी। बट स्टिल थैंक यू गाइस। फूक मारो।
चलो जी, ओके हाँ गुड हो गया। चलो खिलाना भी है। जी आपने भी खाया। ओके तो पहले हम खिलाने वाली प्रक्रिया कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल के डीओपी को, डीओपी उधर बैठा है कैमरे में, फिर इनको, और एक हमारी मॉम के लिए भी खा लो, नहीं हम भी तो खिलाएंगे ना। जो लोग देख रहे हैं। और एक हम जल्दी से जुबैर को भी खिला देते हैं। कम कम, मेरा वो उधर पड़ा माइक। चलो जी, चलो ठीक है। अभी हमारे टॉपिक्स बहुत सारे रहते हैं, I know, लेकिन but- बर्थडे बीच में आ गई है। थैंक यू। ओके, सो कैसा लगा ऐसा आपको हमारा सरप्राइज? मैं उसके लिए जानबूझ के उस पोस्ट को थोड़ा और लंबा कर रहा था कि वो बार वाले सारे अपनी तैयारियां कर लें। सो ठीक है, तो थैंक यू सो मच हाँ, तो फॉर द बर्थडे। स्टे हैप्पी। या ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपनी, हम इस स्टोरी को अब साइड पे लेकर जाते हैं। आई थिंक स्टोरी तो चली गई होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है, हर वीक जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ड्रामास के रिव्यू। और मैं अपने पेजेस पकड़ लूं, अपने रिव्यू पॉइंट्स बना लूं। पेजेस को पकड़ लें। तो इस बार अच्छा। हम जो सबसे पहले आप 4 ड्रामास जो हैं हाँ, हम उनको डिस्कस discuss करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार मैं ड्रैग ना करूं, तो जल्दी जल्दी बोल जाऊं। इश्केला, परिजात दोबारा, एंड हम कहाँ से चले, क्योंकि एक स्टार्ट episode करते इसका हैं परिजात से। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग, ओहो ये मैंने बहुत गन खिला दी। बिफोर स्टार्टिंग प्रॉपर रिव्यूज, आई वांट टू मेंशन एक चीज। लास्ट वीक मैंने बात की थी कि खुदा और मोहब्बत 3 एंड हो गया है, जबकि वो नहीं हुआ। पता नहीं क्या चाहता था वो ड्रामा। मैंने भी साहब को फैमिली में जाके ये बताया वो तो एंड हो गया, वो तो एंड हाँ। हो गया। सबने मुझे ये कहा उसका एपिसोड अभी आना हाँ, वो है। पाकिस्तान का मैच था जिसकी वजह से वो नहीं हुआ, तो फिर वो अब लग गया, और अब फाइनली एंड हो गया। ओके, फाइनली एंड हो गया, और वो फाइनली दोनों मर भी गए हैं। मेन कैरेक्टर मर गए दोनों। आई वांट आज कि क्या था वो ड्रामा, तुम क्या कहोगे उसके बारे में? मैंने ड्रामा फॉलो नहीं किया, लेकिन तुम्हें पता है हाँ, लेकिन ये क्या एंड पे दोनों मर गए, बस यही इश्क की आखिरी इंतहा है कि दोनों मर गए। अच्छा, तो ये रामलीला जैसी स्टोरी रामलीला, रोमियो जूलियट, हीर रांझा को मॉडर्नाइज वर्जन। तो फिर इसमें नया क्या था? रिलीजन भी डाल दिया, पता नहीं, आई डोंट नो। और मुझे पूछना है व्यूज क्यों थे आपके आसपास, जो लोग हैं जो खुदा और मोहब्बत को पसंद करते हैं, मुझे बताएं। लेकिन मुझे किसी ने एक पॉइंट बताया, लास्ट में हमने बात की थी कि मोहब्बत में अगर किसी ने बददुआ दे दी तो क्या मोहब्बत की। तो इस पे किसी ने ये बात की है कि आप कह सकते हैं, क्योंकि आप सरफेस पे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके सामने किसी की मोहब्बत जुटलाई जा रही है और वो उसको बददुआ दे रही है, लेकिन जब तक आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तब आप, जब आपके साथ ऐसा होगा तब देखते हैं कि आप बददुआ दोगे कि नहीं। इट हर्ट्स अ लॉट, इट हर्ट्स अ लॉट। तो दैट्स वाई मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए ये रिलेट वो कर सकते हो, लेकिन मैं फिर ये भी कहना चाहूँगा कि फिर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर आप बददुआ दे रहे हैं। बददुआ, जो चीज़ स्टार्ट ही बद से होती है, वो क्या अच्छी होगी? आई थिंक आप जानबूझ के नहीं करते ये चीज़ प्यार में। आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फिर दिल से निकलती है। तो वो सेंसेस नहीं रहते, आई थिंक सेंसेस नहीं रहते तो उसमें। I सही don't think गलत so. की सही गलत की पहचान नहीं रहती। सही शायद। गलत की पहचान नहीं रहती। वैसे भी मोहब्बत में कहाँ पता लगता है आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होते हैं कि वो इस तरह है, वो उस तरह है, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। बट आई थिंक लव इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई बाउंड्री और कोई अच्छा बुरा भी नहीं होता। हाँ, दिल आ जाए तो पत्थर पे भी आ जाता है। हाँ, ना हम ना तो ऐसे हो कह रहे हैं तो- कि जैसे हम लव गुरुज हैं। आगे चले। हमें ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं बकायदा रिव्यू का आगाज। सबसे पहले हम रिव्यू करने परिजात। लगे हैं परिजात। परिजात का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था। मुझे तो लगा कि मैं कोई एक मूवी देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा लगा, इट वाज वेरी एंगेजिंग। आप हर सीन में प्रॉपर्ली इन्वेस्ट होकर बैठते हो। एक तो ending हुई है एक इसके एंडिंग हुई है प्रॉपर, एक शुक्र है फाइनली लैला सबा का प्लॉट एंड हुआ। लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स हमेशा की तरह, कुछ हाँ, सवालात। please, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि दिखाया जाता है कि इनके पास कोई सॉलिड केस नहीं होता उसके लिए, परिजात को, और उसको जमानत भी होने वाली होती है, जिसकी वजह से पुलिस उस पर फॉल्स एलिगेशंस लगाती है कि इस पे कोई चर्च का भी डालो, चोरी का भी डालो। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। वाई दे वांट टू सेलिब्रेट दिस बैड थिंग। बेसिकली आप बदर मुनीर की क्रेडिबिलिटी दिखा रहे हो, वो बहुत अच्छी पुलिस वाली है। क्या बहुत अच्छी पुलिस वाली फेक एलिगेशंस लगाती है? क्या बहुत अच्छी पुलिस वाली गलत पर्चे करती है? क्या अच्छी पुलिस वाली किसी को भी उठा के
फंसा सकती है। तो इस तरह तुम और मैं भी सेफ नहीं है। हमें भी कभी भी ज़िंदगी में हमने कुछ अगर सही गलत की बहस हमने पुलिस वाले से कर दी तो पुलिस वाला हम पे कोई भी गलत केस लगा देगा। तो इस चीज़ को रादर देन इस चीज़ की वो करने के, इस चीज़ की पर्दापोशी करने के, इसको बड़ा नंगा करके दिखाया, बल्कि इस चीज़ को गलत कहने की इन लोगों ने अच्छा दिखाया कि एक अच्छी पुलिस वाली भी यही कर रही है, तो गलत वाले को तो छोड़ दो ना। समझ आई मेरी बात? तो पुलिस तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो इस चीज को बड़ा गलत किया ड्रामा वालों ने, बल्कि इस चीज को दिखाते कि इसका अंजाम बहुत गलत हुआ पुलिस वाले के साथ, ताकि सबक मिले पुलिस वालों को भी कि वो ये हरकत ना करें। सेकंड चीज जो मुझे बुरी लगी कि वो ये था कि परिजात की अच्छी खासी कुटाई हुई, पिटाई हुई, सब बहुत कुछ हुआ, और अगले ही दिन उनको कोई उनके जिस्म पे निशान नहीं थे। क्यों नहीं थे? इस तरह के एरर्स परिजात में कभी आए नहीं, तो क्यों आए? सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट मेरा ये था कि इसमें उनकी एक पियानो टीचर दिखाई गई जिनको थी मार्था, ठीक है, और वो बनी हुई थी थोड़ी पारसी टाइप। हमारे पास लैला सबा का लेटर है जो हमें उसने पोस्ट करने के लिए कहा था उसके फैमिली को ईरान में। हाँ, तो जिंदगी में तुमने कभी देखे ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे साथ ऐसे बोलते हैं? यार द थिंग इज कि हम अब जब नॉर्मल लाइफ की, जो रियल लाइफ की बात करें, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वैसे बोलते नहीं बोलते इस तरह, बस कर देना, बहुत हो गया ये, है ना? पता भी नहीं लगता जब तक वो बताएं ना कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये बहुत स्टीरियोटिपिकल हो गया कि अगर आपने कोई दिखानी है क्रिश्चियन तो वो फिर ऐसे बोलेंगे। ये होता है इस तरह। कोई इंडियन मूवी चल रही होगी, उसमें पाकिस्तानी को दिखाना होगा, जनाब आप ये कर लें, जनाब आप वो कर लें, बस कर दे, नहीं होता ऐसा। पीपल डू दैट। सो नेक्स्ट जो चीज मुझे बुरी लगी, बुरी तो नहीं लगी, वो मेरा पॉइंट था, वो ये था कि जो बेसिकली ये पूरी मर्डर मिस्ट्री स्टार्ट हुई तो बेसिकली वो उससे हुई कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड था लैला सबा का वलीद, जो कि एक इन्वेस्टर का बेटा था, करेक्ट, और जो कि घूम फिर आके वो लैला सबा की मर्डर मिस्ट्री की तरफ चला गया। उसके बारे में अब कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, वो बेसिकली उसको ही तलाश कर रहे थे ना। तो वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई, वो मुझे लिंक समझ नहीं आया। अब एंड में वो सब लैला सबा के ही कातलों को ढूंढ रहे हैं। देखो वलीद का जो मर्डर हुआ वो उधर हुआ ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट में। हाँ। तो वहां पे वो आया किस सिलसिले में था? लैला सबा से मिलने के लिए। लैला सबा की वहां पे एक फ्रेंड रहती थी। हाँ। फ्रेंड को जब कांटेक्ट किया गया तो फ्रेंड ने ये कहा कि लैला सबा वाज इन डेंजर ड्यू टू बहरोज, क्योंकि वो उसके बड़े उसमें थी। तो बहरोज ने जो लैला सबा के साथ किया, अंडरस्टूड है, वही उसने वलीद के साथ किया। अच्छा, नहीं लेकिन मैं वही कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट वलीद की वजह से हुई थी। हाँ, तो वो उसका कोई एंड दिखाए ना। आप ढूंढ रहे थे इन्वेस्टर का बेटा, आप ढूंढने लगे लैला सबा को। तो ये मेरा एक सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा इसमें थोड़ी मुझे चीज बुरी लगी वो ये था कि जब बेसिकली बहरोज को अरेस्ट करने आते हैं तो उससे पहले दिखाते हैं उन्होंने सारे नौकरों को भी अरेस्ट कर दिया। कौन खान सामा है, कौन हेल्पर है, सारे अरेस्ट हो गए। बदर मुनीर ही ऐसी होती है, वो कोई भी अपनी जगह से हिले तो गाड़ी में डाल उनको गिरफ्तार कर। हाँ, तो ये भी बस समझ नहीं आई कि क्या मतलब वो सारे मुलाजिम कोई वो क्या कितने डाले लेके आई थी, क्योंकि वो इतना बड़ा घर था, मुलाजिम भी बहुत ज्यादा होंगे। इससे रिलेटेड ना मुझे एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हुआ है। हमारी ना एक टीचर होती थी, वो क्लास में आती थी और आते कहती थी मैं बोर्ड पे टेस्ट देखने लगी हूँ, जिसने देना है वो बैठ जाए, जिसने नहीं देना वो क्लास से बाहर निकल जाए। उन्होंने ना सलाम ना कुछ और। इस तरह बदर मुनीर भी एंटर आई, उसने नहीं कहा दरवाजा खोलो कुछ और चीज, कोई भी अपनी जगह से ले गाड़ी में डालो, गिरफ्तार करो इसको, चलो दूर। ठीक है, तो ये गलत था ना? इट वाज। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज मुझे बुरी लगी इस एपिसोड में वो था कि नॉर्मलाइजिंग सुसाइड। हम ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अगर आपको जिंदगी में प्यार ने कोई धोखा दिया है, लाइक लैला सबा, और या आपके पास जिंदगी में आपने बहुत बुरे काम कर लिए हैं, या अब आपके पास उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, या आप पकड़े जाने तो आप सुसाइड कर लो, यही हल है। कैन आई गिव माय? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। इट यार फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ओपिनियन ये है कि हम सारे सुसाइड को कंडेम करते हैं और इस्लाम में भी खुदकुशी हराम है, तो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट। बट द थिंग इज सुसाइड इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। एक किसी मूवी का ना डायलॉग था कि जिंदा रहने से उसे मर जाना आसान लगा। 3 इडियट्स का था कि आपने उसे इतना सताया कि उसे जिंदा रहने से मर जाना आसान लगा। तो कभी कभी हम अपने आसपास के माशरे से या जिंदगी में के कुछ पॉइंट्स पे जाकर इतने बेबस हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि बस इससे आगे शायद कुछ नहीं है, यहाँ पे जिंदगी को ख़त्म कर लेना ही आसान है, वरना इससे ज़्यादा क्या हार्डशिप्स में देख सकता हूँ लाइफ में। तो यही वो एक कमजोरी का एक पॉइंट होता है, जहाँ जिस लम्हे आप बहुत कमजोर होते हैं उसी लम्हे आपको ये फैसला करना होता है। और परिजात में इससे पहले भी जब वो ट्रेन के आगे जाने लगता है और उसका फ्रेंड जो शायर होता है उसको कहता है कि मरने से पहले एक दफ़ा अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना कि उनको लाश इस तरह टुकड़ों में मिलेगी तो वो क्या इसका करेंगे। सो आई थिंक जितने भी लोग मेंटली डिप्रेस हैं या परेशान हैं, माई मैसेज इज प्लीज टॉक।
आप बात करें उन तमाम लोगों से जो आपके आसपास हैं, नहीं कर सकते हमसे करें, किसी से भी, लेकिन बात लाजमी करें, खुद में रख कर ना पकते रहें और आपका माइंड आपको इस तरफ ले जाए कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना आसान है। ज़िंदगी बड़ी प्यारी है अगर इसे अच्छे लोगों के साथ स्पेंड किया जाए तो। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट मेरा पॉइंट था वो ये था कि जब पुलिस कब्र पे लेके जाती है उसके सारे मुलाजमों को, वो मुझे लॉजिकल नहीं लगा, ये कहाँ होता है ऐसे? अच्छा, कब्र पे ना उसका कोई बेटा आया ना उसकी कोई और बीवियां आई, हाँ, जिनको जो मेंशन ex किया wife, गया कि हाँ। विल में हाँ, wives उनको दी हैं, जाएंगी उनसे चीजें। शायद कोई औलादें भी हों, कोई नहीं आया। तो उसके ऊपर पुलिस जो थी वो स्पेशल परिजात को लेकर गई। अब ये सीन हमने देखा हुआ है कि पुलिस क्लोज रिलेटिव्स को लेकर जाती है कि अगर फादर मदर या इस तरह की कोई चीज हो जाए तो वो वहाँ पे इमीडिएट जो रिलेटिव होता है उसको लेकर जाता है। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मालिक की कब्र पे नौकर वहाँ पे क्या करने जा रहा है। तो वो मुझे भी नहीं समझ आई। तो इसके बाद हम आप कोई मजीद बात करना चाहेंगे परिजात पे? नहीं, आई थिंक दिस वाज ऑल। ये वाकई वो वाले पॉइंट्स थे जिनको क्वेश्चनेबल किया गया है। ऑल द ये एपिसोड बहुत प्यारा एपिसोड, पिछले 3-4 एपिसोड की बेहतर, ये बड़ा मजेदार एक फिल्म टाइप एपिसोड था। करेक्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम कहाँ के सच्चे की तरफ? नहीं, वो उसको हम लास्ट में करेंगे। अब चलते हैं हम दोबारा की तरफ। ओके, दोबारा में मेरे पॉइंट्स बहुत थोड़े हैं। दोबारा मुझे इस दफा जो अच्छा लगा दोबारा में वो ये था कि दोबारा की एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी। आपको बहुत कुछ देखने को मिला। आपको मेहरुन्निसा की कैरेक्टर से अब थोड़ी आप कनेक्ट हो रहे हो। आपको पता लग रहा है कि मेहरुन्निसा क्या सोच रही है, क्या करना चाह रही है। स्पेशली वांट टू मेंशन वो एक सीन जब वो फुटबॉल खेल रही होती है उस बच्चे के साथ, और उस सीन में माहिरा की उसमें जो हदीका की एक्टिंग है, ओ माय गॉड, वो कहती है ना थक गई थी ना खेल रही, वो बड़ा प्यारा सीन है। और फिर वो जो जब वो बाजार जाती है बेटी के साथ आइसक्रीम खाने वाला सीन, वो भी बहुत अच्छा था। और जब वो वॉक से वापस आती हैं तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज कि वो बड़ी फ्री नहीं, जब वो तैयार होके भी जा रही होती है। इनफैक्ट इसमें वो जो साड़ी वाला एक सीन है, वो साड़ियाँ वो कहता है कि डिसेंट कलर की साड़ी पहना करें, तो वो वापस रख के वो एक और कुर्ता निकालती है और वो नई शॉपिंग करने जा रही हैं जो कि अब डिसेंट कलर्स नहीं होंगे क्योंकि उनके कपड़े तो सारे अभी तक उनके शोहर की पसंद के थे। तो अब महरू जो है अपने हिसाब की शॉपिंग अपनी बेटी के साथ, वाकई इस तरह लगता है महरू आज़ाद हुई है। और इसके अलावा बाकी जो मेरे पॉइंट्स हैं वो वही हैं कि इतने ओवर एग्जैजरेटेड पेरेंट्स क्यों हैं, वो जो उसके सुतेले माँ बाप हैं बिलाल अब्बास के। मतलब इतना भी एग्जैजरेटेड नहीं होने चाहिए। वो तो हर बात पे उस बेचारे का तवा लगा देते हैं दोनों ही। और वही जो मेरा लास्ट में पॉइंट था कि मुझे वो उनकी एक्टिंग समझ नहीं आ रही एंजेलिना मलिक की। दैट्स इट। मेरा और दोबारा में और कोई चीज नहीं है। ओके, सकीना समो का अच्छा, सकीना समो का वो इस उन्होंने अभी तक अपनी बॉडी लैंग्वेज कैरी की हुई है। हां, बॉडी लैंग्वेज भी कैरी किया है और उन्होंने कपड़े भी कैरी किए हैं, वो उन्होंने नहीं उतारे अभी तक। पोपो है उनकी, गुस्सा चढ़ता है उन पोपो। अच्छा, वो बड़ा मजे का सीन था जब वो कहती है आप वजीफा कर लेना, वजीफा कर लिए, मैं उनका वजीफा कर मिलेगा वजीफा, इट वाज अ वेरी गुड। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। उसे आखिर कहते दुआओं के लिए मैं ही रह गई हूं। अच्छा, मुझे इसमें पूरे ड्रामे में जो एक शिकायत है वो सिर्फ आफान से है, जो बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों इतनी कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग है। क्यों, हालांकि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं उस्मान, बड़ी खुलकर एक्टिंग करते हैं, और जो उनके बाकी जो ड्रामाज आप देखें बड़ी उनमें एक प्यारी एक्टिंग होती है। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों वो बस बड़ा बंदा सा। शायद मुझे लगता है वो कैरेक्टर ऐसा है क्योंकि वो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा ना। वो सुनी सुनाई वो क्या बोलते हैं, लाई लग है, कंफ्यूजिंग कैरेक्टर होना एक अलग चीज है, बट एक एक्सप्रेशन तो डिलीवर करो ना अपना। हालांकि चेहरा प्यारा, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है, बड़ा अच्छा एक एक्सप्रेशन वो अपना बाकी ड्रामास में देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें वो नहीं दे रहे। चलो हाँ, अभी देखते हैं आगे एपिसोड में शायद थोड़ा कैरेक्टर खुले तो हमें समझ आए। अभी तक हम बहुत कंफ्यूज हैं, लेकिन हमें स्टोरी का अब वो मिल गया है, सिरा मिल गया है कि कहाँ अब कनेक्ट करेंगी वो बिलाल से कहाँ कनेक्ट करेंगी। तो इसके ये हमें अब थोड़ी वो हो मिल गई है, एक हमें पेशन गोई। हाँ, तो माहिर का कैरेक्टर भी अच्छा है, महरू का कैरेक्टर भी अच्छा है, आफान को थोड़ा ज़रा ब्राइट होने की ज़रूरत है उसके कैरेक्टर को। उसके अलावा आपा का कैरेक्टर भी अच्छा जा रहा है अभी तक, और मिनाल का कैरेक्टर जो बेटी का कैरेक्टर है, हालांकि है छोटा सा उसका कैरेक्टर, लेकिन बड़ा अच्छा और मिला जुला सा सपोर्टिंग सा कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा। और अच्छा, मुझे इसमें ना एक और सीन मुझे बड़ा प्यारा लगा जिसमें उनकी बेटी ना उनको खिड़की से कहती है कि अच्छा माँ मैं जा रही हूँ, तो हदीका बाहर आके कहती है जा रही है मेरी शहजादी। ये माँ वाला एक्सप्रेशन है, प्रॉपर माँ वाला एक्सप्रेशन है,
हाँ। कि मदर वाकई अपनी बेटी को इस तरह बुला रही है कि जा रही है मेरी शहजादी। और वो भी जब वो वॉक से आती है और वो आके बेटी से कन्वर्सेशन करती है कि तुम घर नहीं गई, मैं तुम्हारा कह रही कि मेरी वजह से परेशान है, कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से परेशान हूं, कि तुम बहुत मिस कर रहा होगा। आई लाइक द थिंग। अधिका बड़ी ब्रिलियंट एक्टर है। तो ऐसा नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है? सो नेक्स्ट ड्रामा जो है वो है इश्किला कि एपिसोड 3। इश्किला की भी एपिसोड 3 आ गई। इसमें हमें जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स अगेन नजर आए, इसमें जो अज़का का कैरेक्टर है हाँ। वो थोड़ा और उन्होंने उसको खोलकर दिखाया। शनाया का कैरेक्टर भी, और इसके अलावा जो हैं अज़लान का उनका कैरेक्टर भी। हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो चलो तुम अपने पॉइंट्स करो, तुम आज पहले बता लो। मैंने ना अभी बिफोर शूट तुम्हारे से कुछ डिस्कशन की थी, तो मुझे रियलाइज हुआ था इसके पास जो पॉइंट है इसके लाके वो काफी स्ट्रांग है। अच्छा, तो माय फर्स्ट पॉइंट इज कि यमुना एक बड़ी वर्सेटाइल सी आर्टिस्ट है और बड़ी नोन है वो अपने पावरफुल कैरेक्टर्स के लिए। True. लेकिन उसमें मुझे थोड़ी सी यमुना से शिकायत ये है कि आई एम अ फैन ऑफ यमुना, और मैंने उनके पिछले प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं। हाँ। जिसमें उनका दिल ना उम्मीद तो नहीं है और प्यार के सदके सिंस तुमने फॉलो किया हुआ है, और अब ये वाला मैं उनका फॉलो कर रहा हूँ। मुझे इस तरह लगता है एक पैटर्न है यमुना का कि अब मुझे नहीं पता ये उनके साथ होता है कि वो जब इस तरह की रोने वाली एक्टिंग करती हैं तो शी स्टार्ट्स स्टैमरिंग और शी डेलिबरेटली डज दैट। तो मुझे वो एक चीज़ ज़रा कंफ्यूजिंग सी है, क्योंकि पिछले उनके ड्रामाज में भी ये एक चीज़ चलती आ रही है। मुझे यहाँ पे भी लगता है कि आप ये रोने वाली एक्टिंग विदाउट स्टैमरिंग भी कर सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि यमुना इसको डेलिबरेटली कर रही हैं या उनके ये मिजाज में है ये चीज़ कि जब वो इस तरह रोती हैं तो वो इसको स्टैमर करती हैं। तो एक वो चीज़ मुझे बहुत इसमें लग रही है। सेकंड चीज़ ये कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अज़लान का कैरेक्टर भी इसके अंदर ठीक है। एक ब्रैट का कैरेक्टर आपने दिखाया कि वो एक बच्चा जो है जिसकी बचपन में सही ठुकाई नहीं ना हुई, वो उस तरह का एक बच्चा है, बड़ा ओवर पैम्पर्ड सा बच्चा है। हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि एक वो भी कॉन्स्टिपेटेड कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग नहीं खुलकर वो बच्चा कर रहा अपनी एक्टिंग। आई डोंट नो, शायद उनका डेब्यू है ड्रामाज में, तो कहीं इस तरह ना हो गया सारा ड्रामा डेब्यू में निकल जाए। हाँ, कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि आगे अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा। अच्छा नहीं, इसके अलावा कोई पॉइंट है? अच्छा, इसके अलावा ये कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि शनाया जो सज्जल इसमें एक्टिंग करी है, सज्जल का कैरेक्टर जो है वो बड़ा पावरफुल इसमें दिखाया है कि सज्जल बड़ा सोच समझ के और अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलने वाली एक इंटेलेक्चुअल लड़की है। और उसकी अपब्रिंगिंग भी उनकी मदर ने, लैला वास्ती ने ऐसे ही की है कि बड़ा उनको स्ट्रांग बनाया। आई डोंट नो, वो स्ट्रांग लड़की जो अपना ओपिनियन खुलकर रखना चाहती है टीवी में भी हर एक जगह, अज़लान के सामने जाके उसे क्या हो जाता है? हाँ ठीक है, अभी ये सवाल में लास्ट भी हमारा था। तो शी इज नॉट मैडली इन लव विद अज़लान। हाँ, इस तरह का पॉइंट आता है बीच में कि जहाँ वो शादी के बारे में बात होती है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाती हैं, बट अगर उसको इससे रिलेट किया जा रहा है तो आई एम सॉरी, आप एक कैरेक्टर को बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट करके दिखा रहे हैं कि मेरा ओपिनियन टीवी पे बहुत पावरफुल है, लेकिन जैसे ही मेरे सामने वो अज़लान आएगा, हालांकि मुझे पता है वो एरोगेंट है, ब्रैट है, सिली चाइल्ड है, तो मैं उसके सामने दोबारा जाके ये ओपिनियन देने से डरूं। तो ये मतलब बेसिकली आप फिर वहीं आ गई बात, वही सास बहू, आप दोबारा वहीं पे ही आ गए कि पेट्रियार्की जो है ना उसको वो कर रहे हैं कि मर्द जो कहेगा ठीक है। तो मतलब फिर वो क्या आपके इतने ओवर स्पोकन वर्ड होता है, क्या होता है ये वर्ड होता है, या इतने आपके हर ओपिनिएटेड होने का या इस तरह से होने का क्या फायदा जब आपने इवेंचुअली माननी उसी की है। तो यस यू आर राइट। प्लस इसमें एक लास्ट चीज के अज़लान की जो मदर है, जो सीन इसमें हुआ है कि अज़लान के फ्रेंड ने एक मजाक उड़ाया यमुना का, तो उसके ऊपर अज़लान की मदर आती हैं। हालांकि एज अ मदर वहाँ पे उनको ये चाहिए था कि वो अपने बच्चे की प्रॉपर क्लास लगाती हैं कि ये एक एक्ट नहीं होना चाहिए था, और अगर ये हुआ भी है तो आई नीड द जस्टिफिकेशन के क्या हुआ। तो उसमें जितना वो पॉइंट खुलकर सामने आ सकता था वो नहीं आया, उतना ही उसको रैप करके जीरो केमिस्ट्री थी मदर सन की। और एट द एंड मदर ने कहा, बेटा आई डिड नॉट मीन टू, What did not mean to। मेरी माँ मुझे वहीं पे जूती उतार के शुरू कर देती, तूने ऐसा किया तो तेरे दोस्त ने भी ऐसा किया तो किया ही क्यों। अच्छा, अब हो गए तुम्हारे पॉइंट्स। प्लीज। अच्छा, मेरे हैं 2 पॉइंट। एक तो पॉइंट ये है कि परफ्यूम वाला सीन जो पहला सीन था मुझे वो समझ नहीं आई। मतलब आप इतने अमीर हो, आपके पता नहीं कितने ब्रांचेस हैं बैंक की, और अगर मुलाजिम से शंघाई में भी है, सॉरी ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, शंघाई में भी आपका बैंक है, और अगर आपके एक परफ्यूम टूट गया तो उस पर इतना वावेला मचाने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मतलब ये परफ्यूम ही है ना, एक और आ जाएगा, लेकिन उस पर एक घर का मसला बन गया, मतलब कि परफ्यूम टूट गया, ओए परफ्यूम टूट गया, ओए ओए ओए। तो अगर इतना ही कीमती परफ्यूम था तो टेबल पे क्यों रखा?
आपने उसको तिजोरी में क्यों नहीं रखा? मेरा तो एक ही सवाल है। तिजोरी में ही था, तिजोरी में था, उसमें से तो निकालती है। तिजोरी में थोड़ी था क्या? मतलब तिजोरी भी तालों में रखो ना, बहुत कीमती है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब इतना कीमती है कि जिसमें पूरा घर इन्वॉल्व हो गया उसकी डिसीजन मेकिंग को लेकर, कि परफ्यूम टूट गया है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसको मेरे ख्याल में आपको तालों में रखना चाहिए। सेकंड जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो स्टिल मेरा लगता है वो मेरा आखिरी एपिसोड तक रहेगा। मुझे अजलान की एक्टिंग नहीं समझ लग रही, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई उसमें डायलॉग डिलीवरी नहीं है लड़के में, वो एरोगेंट है भी तो लग भी नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए भी शायद हमें कैरेक्टर से इतनी हम कनेक्ट नहीं हो जाते। कभी कभी पता है आपको, पता है नेगेटिव कैरेक्टर्स भी इतने अच्छे होते हैं, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मैं अभी आप अगले जो हमारा अगला ड्रामा जब रिव्यू करने वाले हैं उसमें ये बात मेंशन मतलब होगी। ये हो गया एक पॉइंट। थर्ड जो मुझे पॉइंट है वो ये मेरा पॉइंट था, वो ये था कि जो वो सीन था वो अस्का का और अजलान के फ्रेंड वाला, प्रोमोज में वो सीन इतना पावरफुल होकर दिखाया गया कि वी वर वेटिंग कि ये सीन कब आएगा, मतलब कि हम इस सीन का इंतजार कर रहे थे, और वो सीन आया, वो चला गया, आया गया हो गया, फील भी नहीं आई। सो उसको उतना ब्रिलियंटली नहीं कर सकी युमना और अजलान की केमिस्ट्री, वो उस तरह से नजर नहीं आई कि मतलब जिस तरह युमना उससे डांटती है ना, तो वो उस तरह से मुझे नहीं फील आया। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। और तुम हंस क्यों रहे हो? अभी तुमने एक लाइन बोली, वो आया और वो चला गया, इसके बना जो वीडियो मैंने देखी हुई है, हाँ। मलिका तो आगे वो आए कब आए कब गए पता नहीं चला। हाँ ठीक है। और उसके फौरन बाद विद इन 10 मिनट्स अभी तक अस्का ने अपने घर की अपने जो है वो चादर भी नहीं निकाली। वो आके वो कहते हैं, मैं उसकी माँ कहती है मैं अजलान से बात करती हूँ, तब तक पता लगता है अजलान सब नथिया गली भी चले गए। इतनी देर में अभी अस्का ने चादर नहीं उठाई। अच्छा। बड़े टेक्निकल फ्लॉज हैं इस ड्रामे में, आई एम सॉरी। दो चीजें तुम्हारे पॉइंट से मेरे माइंड में आई हैं। एक तो ये कि मुझे इस तरह लगता है कि जो उसमें वो एक गुंडे का कैरेक्टर कर रहा है वो कौन है वाला, उसका नाम भी कुछ समथिंग समी खान है। हाँ, जिसने लास्ट टाइम वो 4 वो भी किया आर्मी वाला प्रोजेक्ट। आई थिंक अगर अजलान की जगह उसको ले लेते ना तो वो ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन है बड़ा अच्छी एक्टिंग वो कर रहा है। अच्छा, इससे जो मेरा एक पॉइंट था जो अभी तुमने एक्सप्लेन किया कि अगर इतनी महंगी चीज आपकी टूट गई, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप दोबारा ले सकते हो, या आपको इस तरह की एक जगह पे केयरलेस जगह पे रखनी ही नहीं चाहिए थी जहाँ से वो डैमेज हो सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका ना एक बीट्स का MP3 टूट गया था। ये वन ऑफ माय फ्रेंड ना करो, वो अरसलान खान ही है। उसने ना प्लीज फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था। तो मुझे पहले ये चीज बताओ, अगर वो गिर के मेरे से टूट गया तो तुम्हें सबसे पहले फ्रिज के ऊपर वो रखना ही नहीं चाहिए था। हाँ ठीक है। सेकंड चीज ये कि वो तुम दोबारा ले सकते नहीं, वो उस जमाने में नहीं ले सकता मैं दोबारा। ये बकवास कर रहे हो तुम ऐसे। नॉट दैट ओल्ड। अच्छा चलो ठीक, बहुत पुरानी बात। तो अगर इस तरह की आपकी कोई चीज आपके कोई बड़े प्यारे फ्रेंड से टूट जाए, जिसमें आपका कोई MP3 हो या एक मकाओ हो। नहीं, फ्रेंड से टूटे ना, सर्वेंट से तो नहीं। तुम सर्वेंट हो, अपने आप का मुकाबला सर्वेंट से करोगे। अच्छा, तुम बात ना बदलो यहाँ पे। नहीं तो मेरे पता दोस्तों के साथ तो इतनी आपकी होती है ना अंडरस्टैंडिंग, आप उनके साथ नो फिल्टर नेहा हो सकते। नो फिल्टर नेहा। अच्छा, सो बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, जो है हमारा नेक्स्ट ड्रामे की तरफ। नेक्स्ट ड्रामे के ऊपर वो है हम कहाँ के सच्चे थे। काफी अर्से बाद ही आया है ड्रामा, क्योंकि लास्ट नहीं आया था क्योंकि मैच की वजह से नहीं आया था। सो अब सिंस ये इस वीक की एपिसोड आई है, आई हैव 4 पॉइंट्स। हाँ चलो बताओ। अच्छा, नंबर 1 मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हम कहाँ के सच्चे थे कि इस वीक की एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी कंपैरेटिवली पिछली 2 एपिसोड से। मैंने ये बात पहले भी बोला था कि पिछली 2 एपिसोड बहुत बोरिंग थी, लेकिन जो सवालात लोगों के और अवाम के हैं वो अभी भी वही हैं कि स्टोरी वही है। मशल के कातिल का अभी तक नहीं पता लग रहा, या मशल की सुसाइड थी या जो भी थी, लेकिन उसके बारे में हम कुछ चीज़ें जो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। नंबर 1, जो सफ़ान की हमने लास्ट वीक इतनी तारीफ़ें की, लास्ट वीक, उसका की क्या टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? उसने तो वो कहते हैं ना कितना ग्राम खूंच पाता, वो वाली एक चीज़ की। एग्जैक्टली। तो कहाँ गई तुम्हारी सारी मोहब्बत, हाँ, जो तुम्हें उससे थी? और मुझे ये एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि फादर ने जो किया उसके लिए मायरा कैसे रिस्पॉन्सिबल थी? एग्जैक्टली, मेरीन कैसे रिस्पॉन्सिबल? वो तो बच्ची थी जब उसके फादर की डेथ भी हो गई थी ये सारे के बाद। सो हाउ कम अ फादर इज रिस्पॉन्सिबल, अ चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट हिज फादर डिड? हाँ, एक तो ये वाला सवाल तुम्हारा बिल्कुल वैलिड है। सेकंड, जो मुझे एक और चीज़ इधर से इसी सवाल से निकलती है वो ये है कि जो मेल्स उसने करी
मशल मशल ने। तो उसका तो अभी तक आपको पता ही नहीं लगा कि वो मशल ने किया ना कि वो तो आपकी कोई सर्च टीम आपकी ढूंढ रही है कि ये मशल है कि नहीं। ये तो महरीन का एक गुमान था ना कि ये मशल हो सकती है। लेकिन अगर वो आप इधर से अंदाजा क्यों नहीं लगा सकते कि जब मशल आपको एक अननोन ईमेल से आपको मेल्स कर रही है और सारी स्टोरीज बता रही है, जब आप अगर आपकी मशल इतनी हमदर्द है तो आपको अपने ईमेल से कर दे। तो ये एविडेंट नहीं है लोगों के लिए कि मशल कितनी नेगेटिव है महरीन को लेके, बल्कि उन्होंने इस एक्ट को भी महरीन के खिलाफ कर दिया कि मशल नेगेटिव मेल्स करती थी तो वो सही थी। बट आई लाइक महरीन का जितना भरम था ना सफान के ऊपर वो टूट गया। वो टूटना था आई थिंक। होता भी है, आपका भरम हो ना किसी के ऊपर टूट जाता, चकनाचूर हो जाता। हालांकि सफान बड़ा एक प्रॉमिसिंग लग रहा था महरीन को और कहीं किसी पॉइंट पर महरीन को होप भी थी। हाँ एंड लिटरली मुझे बड़ा रोना आया उस सीन के ऊपर जब महरीन घर वापस आती है और वो उसकी खाला उससे पूछती कहाँ गई थी, तो उसको कहती है रास्ता भटक गई थी। वो वाकई इस तरह लगता है कि वो वाकई रास्ता भटक गई थी, वो गलत चली गई थी, उसको नहीं जाना चाहिए था सफान के पास। सेकंड तुम अपना बताओ पॉइंट। बस यही था मेरा पॉइंट। एक और पॉइंट है वो छोटा सा है, वो ये है कि फाइनली आपको अब फील आने लग गई है कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है अपना असवद। लेकिन असवद की मैं फिर वही कहूँगा, असवद का एक पहलू अभी भी मुझे जो देखने में समझ आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो खुद को भी रिस्पॉन्सिबल समझता है मशर की सुसाइड का। तो इसलिए भी वो थोड़ा जो है वो अपने आप को भी अजाब दे रहा है और महरीन के लिए भी अजाब पैदा कर रहा है महरीन से शादी करके। तो ये वाला एक पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लगा। सेकंड एक थोड़ा कंटिन्यूटी इशू था। वैसे तो अभी तक तो मेरी सोचो विचार के हिसाब से तो वो कंटिन्यूटी इशू था कि जिस कमरे में जाके महरीन जाके सोती है वो कमरा और जिस कमरे में उसकी जो है खाला आके उठाती है वो कमरा डिफरेंट था। ये सेम था? नहीं डिफरेंट था, टाइम बदला हुआ था बस, वो लेटी उस साइड पे। नहीं वो डिफरेंट था। ओके यस। तो अच्छा, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि असद चला गया यूएस। शमीम हलाली ने असद से एक बात करनी थी, वो बात नहीं हो सकी। वो बात ये क्या वो बड़ा अच्छा उस चीज को बड़ा एम्फेसाइज किया गया था कि तुम आ जाओ हमने तुमसे बात करनी है, फिर वो बात पता नहीं कहाँ गई। वो बात का नहीं पता चला कि वो बात क्या थी। शमीम हलाली ने कहा था कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। और हम उस बात का एज एन ऑडियंस वेट करते रहे कि वो क्या बात थी। तो वो एक कंटिन्यूटी नहीं हो सकी। सेकंड चीज ये कि इसमें मुझे ना असवद का नहीं समझ में आया। उसने पहले अपनी माँ के सामने ये बात की कि मैं महरीन से मोहब्बत करता हूँ और माँ बड़ा लॉजिकल स्टैंड लेती है। ठीक है, महरीन के साथ बड़ा अच्छा स्टैंड लेती हैं और कोई भी पॉइंट हो तो वो उनका बड़े एक जस्टिफाइड एक्टिंग होती है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि उनके बेटे ने ये वाली हरकत की है तो क्यों वो मदर फिर उस पॉइंट के ऊपर अपने बेटे से नहीं बोली कि ये तुमने इंतहाई गलत किया है, उसको अभी के अभी ये करो। वो तो देर एंड देन करने वाली लेडी है। बट आई लाइक द पार्ट जहां असवद उनको कॉल करके बताता है कि मैं पहुंच गया हूँ और वो कहती हैं कि ठीक है बेटा। और अच्छा मुझे एक और चीज समझ नहीं आई कि जब माँ को उसने बड़ा इस चीज को जस्टिफाई किया कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता एक्सेट्रा, लेकिन जब शादी हो रही थी आप माएँ अंधी हैं, वो देख नहीं सकती उन दोनों के मुंह के ऊपर कितनी बेजारी है। तो हाँ खैर अभी जो कमिंग अप नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कमिंग अप नेक्स्ट वीक नेक्स्ट जो एपिसोड आ रहा है उसमें हमने यही देखा है कि जो मुलाजमा है वो ये कह रही है कि मुझे लगता है मेरे से गलती हो। हाँ वो एक तो वो अब पता लग गया कि अब खुले गलती क्या है। नहीं एक तो चलो कुछ तो अब क्लैरिटी आ गई है कि जो नींद की गोलियां खरीदी गई मुलजमा ने नहीं खरीदी, वो कातला नहीं सॉरी मुलजमा ने नहीं खरीदी, मकतूला ने खरीदी है। हाँ ये नहीं बताया मकतूला ने खरीदी है, ये बताया कि मुलजमा ने नहीं खरीदी। अच्छा चलो ठीक है। So I think अब जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो थोड़ा सा जरा कुछ ना कुछ तो निकलेगा स्टोरी को। तो वी आर तो वेटिंग कि कुछ हो। तो असवद तो चला गया भाई। हाँ तो उसके पीछे ही होगा जो रिवील होगा। और फिर उसको बताते बताते भी ये तो प्रियदर्शन की मूवी हो गई है ना। प्रियदर्शन की मूवी में शुरू में एक क्यूरियोसिटी बनती है, वो एंड में जाके झूठ पे झूठ हलचल। अब मुझे तकरीबन 3-4 एपिसोड तक असवद महरीन के पास नहीं चाहिए क्योंकि वो यूएस है। तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसको टाइम लगना यूएस से आते हुए। उसने कोई मैं बताऊं जेट प्लेन पे नहीं आना थंडर पे कि वो जल्दी से आ जाए। बहरहाल चारों ड्रामास अच्छे चल रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल दिस वीक। थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा सा आज इस वीक लेंथी हो गया। अगर आप इन तक पहुंच गए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। हाँ अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो अब हम आपको बताएंगे खास कूपन, इसको डायल करें और आपको मिलेगा 100 रुपए का इजी लोड। कहाँ से? चलो खैर छोड़ो। So बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट मीनिंगफुल। आई होप आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ नीचे कमेंट्स दें और वीडियो को शेयर भी करें और हमें कमेंट्स के थ्रू लाजमी बताया करें कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी। और आज जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया।
बहुत थैंक यू हाँ। कि आप इतना अच्छा और अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ शो में होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं और होनी एहसन का बर्थडे भी है, एहसन को विश करें, चाहिए। हाँ मेरा बर्थडे गिफ्ट्स भिजवा दें, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भिजवा दें, होता है। हाँ गिफ्ट्स भिजवा दें और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दें। अगेन अगर आपने गिफ्ट देना है तो वो एक सब्सक्राइब हो सकता है, हाँ। क्योंकि बहुत सारे चैनल के ऊपर हमें इस तरह के व्यूज मिलते हैं जो हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अच्छा। आई लाइक दिस थिंग कि लोग देखते हैं, बट लेकिन आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें तो उससे उससे हमारे हाँ। लिए एक अप्रिसिएशन होती है ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। सो इसके साथ ही हमारा मीनिंगफुल इस वीक का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।